students, today we'll continue with the first chapter of the plus one chemistry, and today we'll start with the mass and weight. Mass and weight. थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों का कंफ्यूजन रहता है मास और वेट में, ठीक। एक्चुअली क्या है कि जो आपकी रूटीन लाइफ है वह हम सोचते हैं कि जो भी कुछ हम सामान खरीद रहे हैं उसका हम वेट है, हम कहते हैं कि इतना वेट हो गया है, बट एक्चुअल में वो वेट नहीं होता है, दैट इज मास। वो क्या होता है हमारे पास? मास। ऑन द अर्थ मास और वेट इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटी हर जगह पर सेम है, ठीक। लेकिन मास और वेट में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? देखो, मास इज नोन एज द अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर मीन्स कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो उसका मास होगा। जैसे कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक दिस, इसमें कम नंबर ऑफ एटम्स हैं, अगर इसी का बड़ा मॉडल बनाएं तो उसमें क्या होंगे? मोर नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर मैं इस चौक होल्डर में से चौक को बाहर निकाल दूं तो अब इसके एटम कम हो गए हैं, चौक होल्डर में एटम कम हो गए हैं। अब मैंने इसमें चौक लगा दिया है तो एटम बढ़ गए, मीन्स इसका मास बढ़ गया। तो मास इज नोन एज द अमाउंट ऑफ मैटर एंड व्हाट इज वेट। देखो, जैसे चौक होल्डर है, इसको रखा, नीचे पहुंच गया। नीचे क्यों आया है? क्योंकि अर्थ, इसकी क्या होती है? ग्रेविटी। ग्रेविटी से अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचेगी और इसी वजह से हर चीज का एक वेट होगा। तो वेट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और यू कैन से द वेट ऑफ एनी बॉडी इज ड्यू टू द पुल बाय द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो वेट, इसलिए वेट का जो रीजन हुआ वो क्यों हुआ? इट इज ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ सी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, कई बार आपने देखा होगा टीवी पर भी और डिस्कवरी वगैरह में, कि हमारा जो वेट है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। मींस अगर हम अर्थ पर हैं तो वेट कुछ और होगा, आप स्पेस में जाओगे, अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग वेट होगा, आपका वेट चेंज होता रहेगा। बट मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास विल नेवर चेंज। कैसे? एग्जांपल लेते हैं सिंपल। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 पेन्स हैं, ठीक है, 10 पेन हैं और आप अर्थ पर हैं तो वो 10 पेन ही रहेंगे। आप जाते हो स्पेस में तब भी वो 10 पेन ही रहेंगे, वो पेन 11 या 9 नहीं हो जाएंगे। नंबर कभी चेंज नहीं होता है। आपके पास अगर 4 मीन्स किसी मान लीजिए 4 बुक्स हैं तो आपके पास वो अर्थ पर भी 4 बुक्स होंगी, और अगर आप स्पेस में जाओगे तब भी वो 4 बुक्स 4 ही रहेंगी, 5 या 3 नहीं हो जाएंगी। बट उन बुक्स पर जो ग्रेविटी लग रही है वो अलग अलग होगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी से अलग होगी और मून की ग्रेविटी किसी और प्लेनेट से अलग होगी, ठीक। तो ग्रेविटी हर जगह पर अलग अलग होती है, उसका रीजन होता है उस प्लेनेट का, ये जहां भी जा रहे हैं स्पेस में, उस जगह का कितना वॉल्यूम है। जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा, अर्थ जो है मून से बड़ी है इसीलिए उसकी ग्रेविटी ज्यादा है, दैट्स वाई यहाँ पर आपको वेट ज्यादा लगेगा। अब मून की ग्रेविटी कम होने से क्या हो जाएगा? वेट कम हो जाएगा। इसीलिए अगर आपका वेट यहाँ पर 60 kg है तो मून पर जाकर के वो रह जाएगा 12 kg, ठीक है, तो कम हो जाएगा। तो इस मीन्स वाई द रीजन वाई द वेट चेंजेस बिकॉज द ग्रेविटी चेंजेस इन द स्पेस, दैट्स वाई द वेट चेंजेस, बट amount of matter never changes because amount of matter is a number, it is a number and number does not depend on the gravity, ठीक। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था, छोटा सा, ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें आना है SI यूनिट्स पर। आपने थोड़ा फिजिक्स में किया भी होगा, तो मैं अब SI यूनिट्स में उन चीज़ों करवाऊंगा जो आपके पास यहाँ +1 +2 में आने वाली होती है, ठीक। अब SI यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। देखो, हर चीज़ की मेजरमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स बनाई गई हैं। जैसे अगर आपको वॉल्यूम करना है
तो उसके लिए लीटर या ml बनाया हुआ है। डिस्टेंस को मेजर करना है तो उसके लिए SI यूनिट मीटर है, ऑल्दो आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं और किलोमीटर में भी, वो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ को मेजर करना है। आपको अब 2 सिटीज़ का डिस्टेंस मेजर करना है तो आप किलोमीटर लोगे, ठीक। अगर आपको कोई ऐसा चीज़ लेनी है जो ठीक मीन्स कि एक मीडियम साइज़ की, जैसे कि आपको कपड़ा लेना है तो आप वहाँ मीटर लगाओगे, और कोई छोटी चीज़ को मेजर करना है तो वहाँ सेंटीमीटर लगाओगे, बट स्टैंडर्ड क्या है वो मीटर लिया गया है। ऐसे ही आपके पास टेम्परेचर, देखो जो आपके पास मेनली आएगा न्यूमेरिकल में, एक तो आएगा टेम्परेचर के रिगार्डिंग, ठीक। टेम्परेचर की SI यूनिट्स क्या होती हैं, दैट इज केल्विन, ठीक। देखो यूजुअली हम जो अपना डील करते हैं डेली लाइफ में वो करते हैं डिग्री सेल्सियस से या फ़ारेनहाइट से, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास थर्मोमीटर होता है, मैनुअल थर्मोमीटर, उसमें आपके पास जो टेम्परेचर आता है वो आता है फ़ारेनहाइट में, और जो हम बोलते रहते हैं वैसे न्यूज़ में कितना टेम्परेचर हो गया है, दैट इज डिग्री सेल्सियस। यूजुअली हम इसको डेली लाइफ में डिग्री, तो हम देखो सेल्सियस का डिग्री लगाते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, बट केल्विन के साथ में कोई भी डिग्री नहीं लगेगी। केल्विन इज द SI यूनिट। और क्या ध्यान देना, आपको जो भी न्यूमेरिकल आएगा, अब देखो मैं अब सेकंड चैप्टर में न्यूमेरिकल आपके स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट में भी होंगे बट उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी चेंज करने की, सेकंड में आएंगे और वहां पर आपको देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल में अगर आपके पास कहीं भी टेम्परेचर दिया हुआ है और वो यूज हो रहा है उस न्यूमेरिकल में, तो उसको आपको केल्विन में चेंज ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखो एक तो सबसे आसान जो आपको यूज भी होता है, 9th में भी किया होगा, वी नो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका मतलब 273 केल्विन है, अगर वो 1 डिग्री सेल्सियस है इसका मतलब वो 274 केल्विन है, ठीक। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए आज का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो जितना भी सेल्सियस है कितना हुआ 40, इसमें आपको 273 को ऐड कर देना है एंड यू विल चेंज इट इनटू द केल्विन। तो केल्विन में चेंज कैसे करना है, जितना भी सेल्सियस दिया हुआ है उसमें आपने 273 और मे भी थोड़ा सा और अगर कैलकुलेट करना है तो उसको कर सकते हो 273.15, वो मर्जी है वो करना है करो, उसका कोई इशू नहीं है। 273.15 वो आपकी मर्जी रहेगी, बट 273 इज मस्ट। इसको आपको यहाँ पर इनएक्यूरेट नहीं होना है, 273 शुड बी द एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर, ठीक। अब एक तो ये हो गया आपका, अगर आपको मेनली जो यूज होगा वो यही होगा, 99% चाहे वो +2 हो चाहे +1 हो, यूज तो आपका यही होना है। बट हम बाकी भी कर लेते हैं जो आने वाले हैं एग्जाम, मतलब कि कंपटीशन में आपको आ भी सकते हैं। इसके अलावा और क्या बचता है, देखो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप एक ही रखो फॉर्मूला याद, 9/5 × C + 32 = F, यानी कि अगर आपके पास कोई सेल्सियस दिया है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दैट विल चेंज इनटू द फ़ारेनहाइट, जैसे हमें निकालना हो आज कितना टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, अब पता लगाना हो कि ये 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे 9/5 इंटू, अब यहाँ कितना सेल्सियस है 40, यहाँ 40 लगाओगे प्लस 32 इज इक्वल टू, तो देखो ये आपके पास क्या आ गया 8, ठीक, 72 प्लस 32, ठीक, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो। इसीलिए देखो ये जो हम टेम्परेचर नोट करते हैं बॉडी का, कहते हैं ना कि आपका टेम्परेचर 99 हो गया है, अब कुछ लोग सोचते हैं वो 99 डिग्री सेल्सियस हो गया, वो तो गलत है, क्योंकि 99 डिग्री सेल्सियस पर तो कोई भी चीज़ जो है वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगी, तो इतना टेम्परेचर नहीं हो सकता है, वो डिग्री सेल्सियस की बजाय डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। इसलिए बोलते हैं कि वो 96 तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर हुआ, 96 पॉइंट समथिंग, दैट इज ए नॉर्मल टेम्परेचर, बट वो फ़ारेनहाइट में है, ठीक है।
डिग्री सेल्सियस तो उससे भी बहुत कम होता है। ऐसे ही एक और ही ले लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं हम। देखो एक ही फॉर्मूला करना है आपको, उससे आप सेकंड अपने आप निकाल सकते हो, क्योंकि ज़्यादा फार्मूले याद मत करो, जितना हो सके उनको ही आपस में चेंज करके करो, क्योंकि ठीक है कुछ पोर्शन हमें करना है रिमेम्बर, मेमोरी पावर भी जरूरी है, बट उतना नहीं कि हर चीज़ को हम मतलब कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी उसका यूज़ करें, जितना हो सके बाकी को उससे निकालो, मीन्स अंडरस्टैंडिंग पावर। तो ये 9/5 इंटू सी प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। अब इसी को चेंज करना हो, मीन्स अब आपको उल्टा करना हो, अब आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो। देखो कैसे करेंगे, मैं यही कर देता हूँ। अब दोबारा लिखो आप, देखो ये रहा, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं स्पेस बनाने के लिए। देखो इसे ये रहा 9/5 इंटू सी प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। अब इसको यही रखो फ़ारेनहाइट को आप, ठीक। अब आपको सेल्सियस बनाना है, सेल्सियस को यही रख दो, ये फ़ारेनहाइट है, ये फ़ारेनहाइट है। अब देखो ये प्लस है, इसको इधर भेजोगे तो ये बन जाएगा माइनस, और यहाँ पर इसको कर दोगे, अब देखो ये इधर से जाएगा, यहाँ के रिवर्स हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 5/9 ये दो। तो यानी कि अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और उसको चेंज करना है सेल्सियस में, तो जो वैल्यू फ़ारेनहाइट की थी उसे पुट करो F-32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 5/9 हो गया। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी आपकी कुछ एक बेसिक कन्वर्जन्स, ठीक। इसी के साथ जो हमारे पास SI यूनिट्स में और आ सकता है वो होता है एक मास और वॉल्यूम का रिलेशन, ठीक है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जो मास है ना, इसको हम केजी में लेते हैं, केजी में, ठीक। किलोग्राम जो है वो हमारा मास है, हम देखो ठीक है बोल देते हैं कि हमने इतना वेट है, हमारा इतना वेट है, एक्चुअल में वो आपका वेट नहीं है, वो आपका मास है। और मास होता है केजी में, जो आपका वेट है ना वो तो न्यूटन होता है, फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही, अर्थ खींच रही है अपनी तरफ, तो वो एक पुल है, एक फोर्स है, और फोर्स को किस में मेजर करते हैं हमेशा, न्यूटन में। तो वो तो न्यूटन में आए, उसकी यूनिट क्या है, वेट की यूनिट तो न्यूटन है, बट मास की यूनिट क्या है, केजी। ऐसे ही अगर हमें वॉल्यूम लेना हो, ठीक, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, मीटर क्यूब। वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। मास की कितनी होगी, केजी। SI यूनिट केजी है, ऑल्दो हम ग्राम में भी ले सकते हैं, मिलीग्राम में भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है सैंपल के ऊपर। बट SI यूनिट जो एक वेल रिकॉग्नाइज्ड है, दैट इज किलोग्राम एंड मीटर क्यूब फॉर द वॉल्यूम। एंड एरिया के लिए होती है मीटर स्क्वायर, ठीक, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब एंड केजी, किलोग्राम, ये आपके पास SI यूनिट्स हो गई। अब हमें यहाँ पर इसकी हेल्प से थोड़ा सा एक दूसरे को चेंज कैसे कर सकते हैं वो करना है, ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा और इसी यूनिट में भी आएगा ये। फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो अगर मास केजी है तो वॉल्यूम को आपको मीटर में लेना पड़ेगा। अगर मास को आपने ग्राम में लिया है तो वॉल्यूम को आप सेंटीमीटर में लोगे। ध्यान रखना, किलोग्राम है तो मीटर, ग्राम है तो सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पर क्यूब ही जाएगा, ठीक, वॉल्यूम के लिए तो मीटर क्यूब, उधर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। इधर ध्यान रखना, बहुत आपको आगे यूजफुल रहेगा न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। अब देखो डेंसिटी क्या होता है कि ना, किसी भी सब्सटेंस में उसके एक फिक्स वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम मींस फिक्स वॉल्यूम, अब वो मर्जी है आप उसको मीटर मान रहे हो या सेंटीमीटर मान रहे हो। एक फिक्स वॉल्यूम में कितना मास है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास टू सब्सटेंसेस हैं, ये सब्सटेंस A है और ये सब्सटेंस B है, और दोनों का ही वॉल्यूम, आपने देखो थोड़ा बहुत उसमें अगर फर्क होगा भी तो कोई बात नहीं, आपने मानना है कि दोनों का वॉल्यूम एक बराबर है। मान लो मैं कहता हूँ इसका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, तो इसका भी 2 मीटर
क्यूब, दोनों का वॉल्यूम सेम है, बट अब इसमें मैटर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो हमें लगाने हैं। तो इसमें तो ये रही नंबर ऑफ पार्टिकल, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हम ऐसे लगाएंगे। अब देखो दिखाई दे रहा है दोनों का वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, बट यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी। यही रीजन होता है कि आपको ना आयरन का पीस हैवी लगता है, क्योंकि आयरन के ना उतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वुड। वुड में जो है वो स्पेस होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम, जैसे मान लो ये वुड ही हुआ तो यहाँ भी एयर स्पेस होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे। अगर आप कॉटन लोगे तो एयर स्पेस और बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल और कम हो जाएंगे, इसीलिए कॉटन की डेंसिटी और कम हो जाएगी। ठीक, तो जैसे जैसे पार्टिकल बढ़ते जाएंगे, अब ये नहीं कि पार्टिकल बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम तो फिक्स करना पड़ेगा ना। उसी वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में जितने ज्यादा पार्टिकल बढ़ेंगे उतनी डेंसिटी भी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो डेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मास पर। जैसे जैसे एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, डेंसिटी भी बढ़ेगी। देखो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है आपको, अगर आप फॉर्मूले को भी ध्यान से देखो तो बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो साफ दिख रहा है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर मास फिक्स हो जाए और वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाए तो डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो जो चीज नीचे है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, देखो मान लो ये मास है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मैंने 3 रोज बनाई, तो यहाँ पर भी 3 रोज बनाई 1 2 3 4, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल ये इतने एरिया में है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल ये इतने एरिया में है। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पर डेंसिटी कम है क्योंकि मास तो बराबर है दोनों के अंदर, नंबर ऑफ मास मींस नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, बट यहाँ वॉल्यूम कम है, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो गई। ठीक है ना, तो वॉल्यूम बढ़ने पर डेंसिटी कम होती है और मास बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ती है। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो केवल समझाने के लिए दिए थे, ऑल्दो आपके पास ये ऐसा कोई कंसेप्ट +1 +2 में नहीं है, जस्ट समझने के लिए है कि डेंसिटी होती क्या है। अब डेंसिटी का यूज कैसे करना है, देखो ये क्वेश्चन आएगा आपको न्यूमेरिकल में। मान लो कोई कहता है कि आपके पास ना कोई सब्सटेंस है, उसकी डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml है, 1.1 ग्राम पर ml है, और उस सब्सटेंस का मास है 250 ग्राम। मीन्स 250 ग्राम का कोई सब्सटेंस है, मीन्स आपने मान को ml है तो लिक्विड हुआ, फिर इसका मतलब है कि आपके पास 250 ग्राम वाटर है। कितना वाटर है, 250 ग्राम वाटर है। अब बताओ ये कितने ml होगा, मीन्स आपको इसको चेंज करना है ml में, और इसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.1 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी है, डेंसिटी इज 1.1 ग्राम, मास इज 250। आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम की कितने ml ये वॉल्यूम होगा। तो देखो जब भी आपको वॉल्यूम को कन्वर्ट करना हो मास में या मास को कन्वर्ट करना हो वॉल्यूम में, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो अगर डेंसिटी दी हुई है और मास दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकल आएगा। अगर डेंसिटी और वॉल्यूम दिया है तो आप मास निकाल सकते हो, और अगर मास और वॉल्यूम दिया तो डेंसिटी वैसे निकल जाएगी। अब कितनी डेंसिटी है, 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम पर ml। तो देखो अब यहाँ ग्राम पर ml है ना, तो यहाँ भी आपको ग्राम और वॉल्यूम ml में ही आएगा। वॉल्यूम किस में आएगा, ml में, क्योंकि मास किस में दिया है, ग्राम में। तो डेंसिटी तो 1.1 ग्राम पर ml है। अगर ये मास किलोग्राम में होता तो आप इसको पहले ग्राम में चेंज करते, क्योंकि डेंसिटी किस में है, ग्राम के अंदर। इधर ध्यान देना, ड्यूरिंग द कन्वर्जन और ड्यूरिंग अटेम्प्टेशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल आपकी सभी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप मीटर ले रहे हो तो हर चीज मीटर में होनी चाहिए, कुछ सेंटीमीटर में है तो कन्वर्ट करो मीटर में, या मैक्सिमम चीजें आपकी सेंटीमीटर में है, कोई एक वैल्यू मीटर में है
तो उसको चेंज कर दो सेंटीमीटर में। सब में सिमेट्री रिक्वायर्ड है। आप सेंटीमीटर और मीटर की कुछ चीज को आपने मीटर में लिया है, किसी को सेंटीमीटर में लिया है, तो फिर आपका क्वेश्चन सही नहीं रहेगा। तो देखो मास कितने ग्राम दिया है, 250 ग्राम, 250 ग्राम ले लेते हैं, और वॉल्यूम निकल जाएगा आपका यहाँ पर ml में, ठीक। तो बस वॉल्यूम इज 250, वॉल्यूम यहाँ आ गया, नीचे 1.1 कर दो, आपको वॉल्यूम ml में आ जाएगा। वॉल्यूम विल बी इन ml। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। ऐसे ही वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक, जैसे कि कह देते हैं 250 ml, और डेंसिटी फिर वही की वही है। कितनी डेंसिटी है, 1.1 ग्राम पर ml। इसका क्या है, आपको ml का मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, तो मास निकाल सकते हो। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। कितनी डेंसिटी है, 1.1। मास निकालना है, वॉल्यूम कितना है, 250। तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आपका मास निकल आएगा। ठीक हो गया ये। अब इसके बाद हमें एक और चीज करनी है जो पता होना चाहिए आपको। पहले तो एक रिलेशन होता है, ये काम आएगा आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करने में। एक रिलेशन होती है सेंटीमीटर और ml की। सेंटीमीटर और ml की एक रिलेशन होती है, वो जरा समझ लो क्या होता है। देखो, अगर आपके पास ना कोई लिक्विड दिया हुआ है, ठीक, ये मान लो लिक्विड है, एक बीकर, और आपने इसका ना ये सेंटीमीटर्स में, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर्स है, मान ये इतना, आपने क्या किया, इतना ले लिया एरिया, ये सॉरी वॉल्यूम ले लिया। वॉल्यूम कितना लिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तीनों चीजें इसकी वॉल्यूम में, विड्थ लेंथ और हाइट, तीनों इसकी 1 सेंटीमीटर ले ली। तो क्या हो गया, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 ml, यानी कि आपके पास सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml, और ml इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। जितना भी लिक्विड 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में होगा, वो कितने ml के बराबर होगा, 1 ml के। ये ध्यान रखना आप, ये काम आएगा आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो ml इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml। जिससे आपका ना वो इंजन होता है, वो कहते हैं कि 800 सीसी। तो 800 सीसी का मतलब हुआ वो 800 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इंजन जो है वो 800 ml का है। मींस उसमें इतना इंजन जो है वो इंजन ऑयल डलता है, वो इस सिस्टम में होता है। एक्चुअल में कभी हो ना बोलते हैं कि 800 सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो कोई मतलब बनता ही नहीं है कि इंजन जो है उसकी पावर 800 सेंटीमीटर क्यूब है। एक्चुअल में वो वॉल्यूम होता है, इसमें इतना डीजल जो है, इतना जो है आपका इंजन ऑयल डलता है, ठीक। तो 800 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ml, सेंटीमीटर क्यूब मीन्स ml। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे पास ये सिंपल से कुछ हमने यूनिट्स कर ली हैं, जिसका यूज आप करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है, वो करना है सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, आपने ये फिजिक्स में भी किया होगा फर्स्ट चैप्टर में ही, तो यहाँ भी दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑल्दो थोड़ा बहुत एक दो जगह पर इसमें डिफरेंस है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, वो आप देख लेना कि जहाँ आपको लगता है। तो मैं केवल केमिस्ट्री वाला पार्ट ही करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, अगर डेफिनेशन पर जाएं तो वो पहले कर लेते हैं कि ऑल द सर्टन और फिक्स, कुछ भी बोल दो, सर्टन है, फिक्स है, ऑल द सर्टन डिजिट्स and one uncertain digit या one doubtful, all the certain one doubtful digit is equal to the significant figures। कि all, मैं लिखता हूं पहले, all the certain digits plus one uncertain digit is equal to significant figure। अब समझते हैं मतलब क्या है। देखो, जैसे मान लो, अब ये देखो डिपेंड करता है कि आपको क्या मेजर करना है। जैसे मैं अगर कहूँ कि दोनों एग्जांपल लेता हूँ मैं, बहुत हाई भी और बहुत लो भी।
जैसे अगर आपको मान लीजिए मेजर करना है कोई डिस्टेंस और वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, जैसे कि अब 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर एंड 255 मीटर, ये डिस्टेंस था, ये आपको मेजर करना था, इतना डिस्टेंस आपको मेजर करना था और मेजर कर लिया। ये आपने कहा कि जो ए से लेकर के बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर और 255 मीटर, ये आपने कैलकुलेट मतलब आपने क्या किया, मेजर कर लिया अपने किसी भी डिवाइस की हेल्प से। अब यहां पर देखो, अगर वो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक है और सेंसर्ड है तो वहां तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो तो बिल्कुल इवन कि अगर आप वो अच्छा डिवाइस लोगे तो सेंटीमीटर तक भी सही कर देगा। बट हम बात कर रहे हैं जब मैनुअली किया जाए, जब ये चीज मैनुअली की जाए, आप मैनुअली कर रहे हो, ठीक, तो आपने देखो 20 किलोमीटर तो आप गलत नहीं कर सकते कि आप कहो कि ये 20 किलोमीटर था, मैं मेजर करने बैठा तो वो 19 आया या 21 आ गया, फिर तो वो आपकी कोई वो मतलब किसे कहेंगे कि मेजरिंग प्रॉब्लम हो गई है, आपने गलत मेजर ही किया है, उसमें कोई अनसर्टेन बटन कुछ नहीं है, वो तो आपका टोटल का टोटल जितना भी निकाला है सारा ही गलत है, तो यहाँ तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। 20 किलोमीटर तो आप बिल्कुल सही निकालोगे, इसमें गलती नहीं कर सकते, 20 किलोमीटर ठीक है, ये तो सही आ गया आपका। अब इसके बाद 200 तक भी आप सही जाओगे, देखो मतलब आप कहते हो कि 200 मीटर तक, तो 20 के बाद जो अगले 200 मीटर है वहां तक भी सही जाओगे आप, वहां भी गड़बड़ नहीं होगी। और 50 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद ये लास्ट डिजिट आई है ना, ये 55, हो सकता है कि आपने जब इतना बड़ा डिस्टेंस मेजर किया है 1 मीटर आप आगे चले जाओ या 1 मीटर आप पीछे चले जाओ, ये 2-3 मीटर भी आगे पीछे हो सकता है, इस डिजिट में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लो मैं कहूं कि आपको कुछ काउंट करना था, आपने काउंट किया 300, आपका मान लो काउंटिंग थी, आपका आंसर आया 386। तो देखो अगर आप ठीक ठाक मतलब आपको हमें पता है कि आपकी कैलकुलेशन सही है, तो इतना तो श्योर होगा कि आप 300 को बिल्कुल गलत नहीं करोगे, 300 को गलत नहीं कर सकते। उसके बाद देखो 380 तक पहुंचोगे, 80 तक भी ठीक रहेगा, बट हो सकता है कि आपने कैलकुलेट करते हुए वो जो आर्टिकल्स थे, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, हो सकता है कि आपने 1-2 फालतू काउंट कर लिए हो, अगर फालतू होगा तो मे बी कि ये 284 हो, या एक कम काउंट कर लिया हो सकता है 287 या 387 या 388 हो। तो गलती कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, जो लास्ट वाला नंबर है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अगर आपने इस जगह या इस जगह की है तो टोटली रॉन्ग है, फिर वहां कोई सिग्निफिकेंट का मतलब रहता नहीं है, फिर तो आपका टोटल जो मेजरमेंट आई है वो टोटली ही रॉन्ग है, दोबारा करो उसको। लेकिन जब आपका सबसे जो आपकी लास्ट पॉइंट है वहां पर अनसर्टेनिटी है, ये नहीं कहा कि हर बार गलत ही होगा, इट मे बी जो चांसेस जो गलती के हैं वो आपका हमेशा सबसे स्मॉल वाले पॉइंट पर आएगा। ऐसे ही अगर बात करूं, अगर एक मॉडल को आप घर पे कर सकते हो, जैसे मान लो आपके पास स्केल है, ठीक है, ये आपके पास स्केल आ गई। अब इस स्केल में क्या होता है, आपके पास सेंटीमीटर भी होते हैं, ठीक, ये सेंटीमीटर आ गए, और आपके पास क्या होते हैं, बीच में बिल्कुल छोटी लाइन होती है ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल स्मॉल लाइंस, वो क्या होती हैं, मिलीमीटर, ठीक। अब आपको देखो खुद भी कर सकते हो, आपको अपने आप चल जाएगा ये क्या होता है, बहुत स्मॉल लाइन होती हैं वो, और आपने कहा कि मैंने मेजर किया है दैट इज 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर। अब देखो जो 3 है ना, मींस अब देखो ये तो नहीं मान, अब अगर आपने गलत किया अलग बात है, बट आपको 3 तो सही जाएगा, बस ये जैसे 1, ये 2, ये 3, इतना सही जाएगा आपका 1 2 3 तक। अब इसके बाद 7 कहा है, अब एक मे भी कि आपने थोड़ा स्केल जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में है, या थोड़ा सा जो पॉइंट जहां मेजर कर रहे हो बिल्कुल 7-8 के आसपास है या 6-7 के आसपास है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी मेजरिंग प्रॉब्लम आ सकती है। इट मे बी कि ये 3.7 से थोड़ा सा कम हो या 3.7 से थोड़ा हाई हो, तो इट मे बी कि 3.6 भी हो, 3.8 भी हो, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी आई है। आप इसको अगर कहो कि 3 के बजाय 2 था या 4 था, फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो जो लास्ट पॉइंट पर आपकी प्रॉब्लम आती है वो होता है ये अनसर्टन डिजिट, और ये क्या हो गई, सर्टन। ऐसे ही 20 किलोमीटर तो सर्टन है, 250 भी जो है आपकी सर्टन है,
इस 5 में जो है वो प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो इसको बोलते हैं हम, इन सभी के जो सम आएगा उसे क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए या उसको मेथड करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं, मैं पहले एग्जांपल लूंगा फिर रूल बताऊंगा। जैसे ये 2 5 1 6 7, इसमें 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 तो आपकी हो गई श्योर, 1 हो गई अनसर्टन, तो कितनी 1 2 3 4 5, यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हियर there are 5 significant figures, means all the non zeros are counted as, पहला रूल हो गया, जितनी भी नॉन जीरो हैं वो सब की सब क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट। जैसे कि 1 3 5 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक, पहला रूल। सेकंड रूल, अगर जीरो, जैसे जीरो यहां पर भी है यहां पर भी है, अगर ये जीरो नॉन जीरो के बीच में है तो इसको भी सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जीरो काउंट होंगे अगर ये नॉन जीरो के बीच में है। नंबर 3 रूल, अगर आपकी जो जीरो है वो नॉन जीरो से पहले है, ये रही पहले, ये कभी काउंट नहीं होगी, कितनी भी हो, चाहे 0.0000001 भी हो, तो इसमें केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3, तो मींस नॉन जीरो से पहले वाली जीरो कभी काउंट नहीं होती। रूल नंबर 4, 3 9 2 8 0 0, अब नॉन जीरो के बाद वाली जीरो भी काउंट नहीं होती, यानी कि सिग्निफिकेंट कितनी हुई 1 2 3 4, ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। कि नॉन जीरो, अगर देखो अगर यहाँ पे नॉन जीरो होता तो काउंट हो जाती, लेकिन अगर इसके पीछे कोई नॉन जीरो नहीं है, ओनली 0 0 0 है, कि काउंट नहीं होगी। और लास्ट जो रूल है वो काउंट, ये काउंट हो सकती हैं अगर 3 9 2 8.00 अगर डेसिमल पॉइंट लगा हो, मींस अगर डेसिमल पॉइंट लग गया तो फ्री काउंट होगी। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको बाद वाली जीरो तब काउंट करनी है अगर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, ठीक। तो हमारा आज का ये पोर्शन ही खत्म होता है। हमने आज सिग्निफिकेंट फिगर कर लिया है। आज इस अगली बार हम इससे लिंक अदर टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू।